हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से शुरू हो रहे हैं हमारे इस इम्पोर्टेंट जीके जीएस सीरीज़ में। ये एक प्रैक्टिस सीरीज़ है जो कि आपको अल्टरनेट डे पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं जो एक जीके रिलेटेड एग्ज़ाम के आधार पर संकलित किए गए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें जिस प्रकार से किसी एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से रिलेटेड प्रश्न, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आदि प्रश्नों का समायोजन किया जाता है, उसी अनुपात में इसमें प्रश्नों का समायोजन किया गया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये आपके आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम, एसआई, रेलवे और अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस जीके रिलेटेड सीरीज़ को। लास्ट में कमेंट करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सीरीज़। इसके पीडीएफ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट जीके जीएस सीरीज़ को। आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अक्षय ऊर्जा क्या होते हैं। तो वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को हम लोग अक्षय ऊर्जा से जानते हैं। इसे प्रदूषण रहित ऊर्जा भी कहा जाता है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 21%। वास्तव में 21% ऊर्जा क्षेत्र जो अभी वर्तमान में संपूर्ण ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में पाया जाता है। आइए कुछ अन्य ऊर्जा स्रोतों के भी आंकड़े को देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में 21% नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात अक्षय ऊर्जा है, 64% थर्मल ऊर्जा अर्थात तापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत मात्र 2% है तथा हाइड्रोजन ऊर्जा यानी हाइड्रो ऊर्जा यानी जल विद्युत से प्राप्त होने वाले ऊर्जा का योगदान 13% है। तो ये आंकड़े आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे, ये आपके पीटी और मेंस दोनों जगह उपयोग में आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। ये चैलेंजर गर्त का संबंध जो है वो प्रशांत महासागर क्षेत्र से है। आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ अन्य तथ्य। चैलेंजर गर्त मेरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ से आप ये उत्तर चिन्हित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, चैलेंजर गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पास स्थित है। हाल ही में इस मेरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलीवान बनी है, जो कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो एशिया के इस पूर्वी भाग में जो एक बड़ा सा महासागरीय क्षेत्र है उसे ही हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं, जो एशिया के पूर्वी तट से लेकर के दोनों अमेरिका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से जुड़ा हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी, क्योंकि आपने मूसी और अन्य नदियों के बारे में कई बार पढ़ा भी होगा। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा के बारे में सबसे पहले हम लोग जान ले। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पहली जो है गोदावरी है, इसके अलावा दूसरी जो है वो कृष्णा है। ये महाबलेश्वर से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजर करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कृष्णा नदी के सहायक नदियों में वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा है, जो कि कई बार प्रश्न में आपसे पूछा गया है। आते हैं चौथे प्रश्न में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, केनिया और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश में कई मरुस्थल स्थित हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। इसमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया है। इस मैप को अगर देखेंगे तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट आपको ये ऑस्ट्रेलिया महादेश के पश्चिमी क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? आपको पता है कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है।
और यह मुख्य रूप से भारत के उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां दक्कन के लावा के चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। बात करें काली मिट्टी के अन्य राज्य जहां पर ये पाई जाती हैं, तो कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश भी ऐसे राज्य हैं जहां पर ये पाई जाती हैं। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जो दक्कन का पठार था उसके टूटने से, यानी उसके लावा के चट्टानों के छोटे छोटे कणों में टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। कपास के उत्पादन के लिए यह मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है और यहाँ से कई बार प्रश्न भी आपको पूछे गए हैं। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। भारत का प्रधानमंत्री होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? ये प्रश्न पॉलिटी सेक्शन से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है नियुक्त होता है। क्यों नियुक्त होते हैं इसके संबंध में सबसे पहले जानते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। डायरेक्ट जनता द्वारा जो चुने जाते हैं उसे हम लोग एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और उनके द्वारा जो अपने लीडर होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत में जो शासन व्यवस्था है उसमें वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा सातवां प्रश्न। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास प्रदान की गई थी? तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के समय का प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी उस समय भारत में जो शासन पद्धति थी वो ब्रिटिश के हाथों में थी, इसलिए जितने भी अवशिष्ट शक्तियां थी वो ब्रिटिश के हाथ में गई, और इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा। यानी जो अतिरिक्त शक्तियां जो बच गई थी वो गवर्नर जनरल के अधीन रही। आइए जानते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ और संविधान का निर्माण हुआ तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहीं। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यह संज्ञा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 को दी थी। आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय भारत जो था वो गुलाम था, और उस दौरान जो है भारत की जो आकांक्षाएं थी उसकी पूर्ति इस अधिनियम के माध्यम से नहीं की जा सकी, जिसके कारण इसे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है गुलामी की दास्तां तथा मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है इसे अंदर से खोखला बताया गया था। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है वो भारत शासन अधिनियम से ही शामिल किए गए थे। आते हैं नौवें प्रश्न की ओर। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? इस प्रश्न को ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पे संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गुलाब, कमल, हाथी, तिरंगा। इसका सही उत्तर है हाथी। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुई थी। आपको पता होगा कि संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस दौरान ही संविधान सभा का जो संपूर्ण चिन्ह था वो हाथी के रूप में अपनाया गया था। इस मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, और इस 22 भागों में से अलग अलग भागों में अलग अलग प्रशासन को दर्शाया गया है। इसी क्रम में अगर बात करें तो इसका सही उत्तर जो है वो भाग 8 है। आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से जानते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 5वां है यह संघ क्षेत्र के शासन से संबंधित है, वहीं भाग 6 राज्यों के शासन से संबंधित है, जबकि भाग 7वां विलुप्त कर दिया गया है, यानी इसको निरस्त कर दिया गया है, तथा भाग 8वां जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित है। तो बात यहाँ ये 2-3 प्रश्न उठ करके आएंगे। कई बार ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे विलुप्त कर दिया गया है, तो उसका सही उत्तर है भाग 7। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है विलुप्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो है इस प्रश्न के अनुसार से भाग 8 इसका सही उत्तर है। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर।
वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कई बार आता है। क्या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? ए एवं सी दोनों के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर जो है वो है ए एवं सी दोनों। वास्तव में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी भारतीयों से यह अपेक्षा की गई है कि वो वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यही कारण है कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों है। इसके अलावा वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत जीवों के रक्षा एवं संरक्षण के लिए एक कानून बनाया गया था। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अपने धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के लिए काफ़ी विद्वान थे। यही कारण है कि उन्हें विभिन्न विद्वानों द्वारा दार्शनिक राजा कह करके संबोधित किया गया। यही कारण है कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में आप जानते हैं कि वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42। इसका सही उत्तर आपको कई बार पढ़ने को मिला होगा। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। इसके संबंध में मैं बता दूं कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो भाग 4 में है, इसमें ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज संस्थाओं के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। हालांकि इसे पूरी तरह से मान्यता 73वें संविधान संशोधन 1972 के तहत दिया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो पंचायतों को भंग अक्सर कर दिया जाता है या कई बार भंग हो जाते हैं, तो ऐसे में उसके चुनाव करवाने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 6 माह की गई है। अर्थात 6 माह के अंदर ही चुनाव संपन्न कराना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों की अवधि 5 वर्ष रखी गई है और 5 वर्ष रहने से अगर पूर्व ही इसका विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर ही इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित सबसे पहली बार सुझाव जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। आइए जानते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था और मोरारजी देसाई को इसकी अध्यक्षता दी गई थी, यानी उनके नेतृत्व में ही ये प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष जो है वो विभिन्न प्रकार के यंत्रों से संबंधित है, यानी बांसुरी उनका जो है मुख्य वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो बांसुरी है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला एवं राजेंद्र प्रसन्न भी बांसुरी वादन से संबंधित में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि रेड क्रॉस क्या है और उसके बाद हम लोग इसके सही उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में 8 मई को हुई थी, जिसके कारण इसकी जो मनाने का दिवस है वो 8 मई को ही रखा गया है। ये उसका रेड क्रॉस का सिंबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इसे रेड क्रॉस दिवस के रूप में जाना जाता है। हेनरी डुनेंट के द्वारा ये स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। इसके अलावा आप यहाँ याद रख सकते हैं कि 8 मई को ही प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको बनता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो है हमारा 18वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है?
तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 6 संस्थाएं काम करती है। उसमें जो पुलिसमैन की संज्ञा दी गई है वो सुरक्षा परिषद को दी गई है। क्यों दी गई है, आइए जानते हैं इसके संबंध में। सुरक्षा परिषद वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है, अर्थात पूरे विश्व के सुरक्षा से संबंधित जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। यही कारण है कि इसे संयुक्त राष्ट्र का दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य हमेशा के लिए फिक्स्ड हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। और 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए अल्टरनेट वर्षों में बनाया जाता है और इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? आपको पता है कि मेगास्थनीज मौर्य काल के दौरान एक दूत बन करके आए थे और भारत में मौर्य वंश के दौरान वहाँ पर इंडिका की उन्होंने रचना की थी। उन्होंने भारतीय समाज को विदेशी आंखों से देखा, जिसके कारण उन्होंने भारतीय समाज को कुल 7 वर्गों में विभाजित किया है, जबकि उससे पूर्व से हमारे भारतीय समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता रहा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। जबकि मेगास्थनीज ने इंडिका के माध्यम से भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये कौन से 7 वर्ग हैं, आइए देखते हैं इसको। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद। अर्थात उन्होंने 7 वर्गों में भारतीय समाज को विभाजित किया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है बेलूर मठ की स्थापना की गई। यह उनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना के अगले वर्ष ही की गई थी, अर्थात इसका सही उत्तर जो है वो है 1897। 1897 में उन्होंने जो है बेलूर मठ की स्थापना की और 1896 में उन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, शारदा सदन की स्थापना रमाबाई तथा विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने से संबंधित है और यह जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय जो है पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है 14 वर्ष जो है वो विवाह की आयु निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया था। और आप शारदा एक्ट भी जानते हैं और फिर स्वतंत्रता के बाद भी इसे 18 और 21 वर्ष के लिए जो है फिक्स कर दिया गया। नेटिव मैरिज एक्ट को जो है 1872 ईस्वी में पारित किया गया था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। इसके अलावा भी कई गवर्नर जनरल ने कुछ भारतीय समाज में सुधार के लिए अधिनियम लाए थे, जैसे शिशु वध पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम वेलेजली के समय, सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक के समय, शारदा एक्ट जो है वो लॉर्ड इरविन के समय, दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के समय लाया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो वास्तव में यह जो कथन है वो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा उन्हें 3 बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का भी अवसर मिला, 1929, 1936, 1937। 1929 जो है वो काफ़ी प्रचलित है, आप जानते भी होंगे इसके संबंध में। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के एक प्रखर समर्थक थे और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि मैं समाजवादी हूँ, ये किसने कहा है? तो ये भी प्रश्न जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताइए। आपको पता है कि दक्षिण भारत में एक साम्राज्य विकसित हुआ था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय, जो विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 वंश आए थे, क्रमशः संगम, सल्लू, तलु और अराविडू। आइए देखते हैं इसका सही क्रम। तो इसका सही क्रम आपको पुनः देख लें, संगम, सल्लू, तलु और अराविडू। इसके संबंध में आप जानते हैं कि 1336 में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे संगम वंश, तथा इस पूरे साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इस पूरे दक्षिण भारत के साम्राज्य के दौरान तुलु वंश के शासक
कृष्णदेव राय को सबसे प्रसिद्धि मिली और सबसे प्रमुख शासक के रूप में उन्हें ही जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो भारत में बने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश जो है वो मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। यह आदेश जो है उन्होंने 1669 में, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 1669 में दिया था। इसके संबंध में अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दिए गए हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसे ठीक कर लेंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था और उसके समय में सूबों की संख्या सबसे अधिक थी, जो कि कई बार प्रश्न में पूछा गया है। हालांकि औरंगजेब पर एक फुल चैप्टर मेरा वीडियो अपलोड है, उसे भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र में किसका मिलान सही नहीं है? फकीर विद्रोह बंगाल क्षेत्र से, अहोम विद्रोह असम क्षेत्र से, चुहार विद्रोह झारखंड से, तेभागा विद्रोह बंगाल से। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है चुहार विद्रोह झारखंड। इसका सही कारण ये है कि चुहार विद्रोह जो है वो झारखंड में नहीं बल्कि बंगाल में आयोजित हुआ था। तो सही मिलान देख लें, फकीर विद्रोह बंगाल, अहोम विद्रोह असम, चुहार विद्रोह बंगाल, तेभागा विद्रोह बंगाल और कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। इसके अलावा जनजातियों से शुरू हुए विद्रोह पर एक वीडियो आपको बनाया गया है जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे देख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? आपको पता है कि भारत में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेताओं द्वारा क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह पूर्णतः सफल नहीं हुआ और इसे परिणाम स्वरूप दबा दिया गया था। इस क्रम में लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने क्रांति को लौ दी थी, लेकिन कैंपबेल के द्वारा जो है लखनऊ में विद्रोह को दबाया गया था। आइए इसके विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया, जबकि विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाले अंग्रेजी नायक कैंपबेल थे। इसके अलावा आप जानते हैं झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नाम हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? आपको पता है कि गुरुमुखी लिपि जो है वो सिख धर्म से संबंधित एक प्रमुख लिपि है जिसमें वो ग्रंथों को लिखा गया है। इसकी जो लेखनी की जो शुरुआत की थी वो गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, गुरु अंगद देव जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका कार्यकाल 1539 से 1552 था। गुरुमुखी लिपि को आरंभ करने वाले गुरु अंगद देव सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे और उनकी जीवनी भी गुरु अंगद देव ने ही लिखी थी। तो यहाँ से इस प्रश्न का सही उत्तर आप आसानी से चुन सकते हैं। ये गुरु अंगद देव की तस्वीर भी आपको सामने दिखाई दे रही है। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? आपको पता है कि 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो अब आपको ऑप्शन में से चूज करना आसान हो गया होगा। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्या है ये गांधी इरविन समझौता? तो गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ एक समझौता जिसे गांधी इरविन पैक्ट का नाम से या गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसके साथ ही गांधी जी ने कुछ मांगे भी रखी थी, जैसे दांडी मार्च के दौरान राजनीतिक बंदी जो बनाए गए थे उनको छोड़ दिया जाए, भारतीयों को फिर से नमक बनाने का हक दिया जाए, आंदोलन के दौरान जो है जो लोग त्यागपत्र दिए थे उनको फिर से नौकरी में बहाल कर ली जाए और आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को लौटा दिया जाए। यानी गांधी जी ने कई मांगे रखी, उसको स्वीकार किया गया, जिसके कारण जो है इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि बाद में फिर जो है अंग्रेज इससे पलट जाते हैं और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 1990 में जारी की गई थी। हाल ही में इसका 30 वर्ष कंप्लीट हुआ है, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना है। आप इसे निश्चित रूप से याद रखें। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। मानव विकास सूचकांक जो है उसके तहत जो है किसी देश के मानव की विकास संबंधी आंकड़ों को जो है परिलक्षित किया जाता है। इस सूचकांक का जो है सबसे पहले नेतृत्व जो है महबूब उल हक और
इंगेकॉल ने किया था। अभी हाल ही में रिसेंटली इसके 30 वर्ष पूरे होने के कारण ये चर्चा में है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक चर्चित रही है, द थर्ड पिलर, और इसके लेखक जो है वो काफ़ी चर्चित हैं, जिसके कारण ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर है रघुराम जी राजन। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा जो है द थर्ड पिलर ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक की फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, आप इसको देख सकते हैं। आते हैं 31 प्रश्न की ओर। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट ब्लैक के नाम से जानी जाती है, जो फ्रांस में है। इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और यह 8 देशों में फैली हुई है। मुख्य रूप से जिन देशों में ये फैली है उसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, ए और बी। आप ये देख सकते हैं यूरोप का मैप, और इस मैप के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि ये आल्प्स पर्वत का क्षेत्र है जो कई देशों में फैला हुआ है, जो कि फ्रांस से लेकर के स्पेशली स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। धान से निकलने वाली गैस कौन है? तो आपको पता है कि धान के खेतों में जब पानी का जमाव हो जाता है तो वहां से गैसों का रिसाव होता है, और यह गैस जो है मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। इसके संबंध में आपको कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर याद रखें कि धान के खेतों में जब पानी का जमाव होता है तो धान की पौधों का और पानी से जो सड़न होती है उसके कारण जो है मीथेन गैस का रिसाव होता है। तो ये आपको याद रखें। इसके अलावा खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी रिलीज होती हैं। ये पूरा का पूरा फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। इसका सही उत्तर है पारा। इसको कई बार आपने प्रश्नों में पढ़ा भी होगा कि पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। दिए गए विकल्पों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे सुचालकों में अगर बात करें तो तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि भी काफ़ी जो है वो चर्चित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रम से ये दिखाई दे रहा है कि कौन जो है वो सबसे ज़्यादा सुचालक माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। इसके संबंध में आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य में जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्तेजित होती है, जिसके कारण जो है ये लंबे समय तक प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है। नाभिकीय विखंडन होता तो अभी तक सूर्य बुझ चुका होता। तो नाभिकीय संलयन सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग जो है वो हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन टूटकर हीलियम में बदलते हैं और इसी क्रम में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत का माध्यम बनता है। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। दूध उदाहरण है विलियन का, फेन का, वायुवियल का या पायस का। ये कई बार साइंस के सेक्टर में ये प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पायस। पायस अर्थात इमल्सन। अब आते हैं जानते हैं ये क्या होता है। दूध एक पायस का उदाहरण है। पायस मतलब दो या इससे अधिक अमिश्रित तरल जब पदार्थों से बना एक मिश्रण अगर आपके सामने आता है तो उसे हम लोग पायस या इमल्सन कहते हैं। दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बनने वाले पदार्थ को हम लोग जो है इमल्सन कहते हैं। तो यही कारण है कि दूध जो है वो एक इमल्सन का उदाहरण होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलाकर के बनता है? तो एक्वा रेजिया, जिसे हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं, जब इसे ताज़ा रूप में मिलाया जाता है तो लगातार धुआं जो है यहाँ से रिलीज होता है। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है। HCl एवं HNO3 के मिलाने से जो है एक्वा रेजिया यानी अम्लराज का निर्माण होता है। आइए जानते हैं इसके संबंध में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है। इसके मिश्रण के बाद जो ये घोल तैयार होता है ये ऑरेंज कलर का होता है और इससे निरंतर धुआं निकलता रहता है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है और आजकल BPSC से लेकर के अलग अलग एग्जाम में भी इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसका सही उत्तर है वाट। शक्ति का जो मात्रक होता है वो कार्य बटा समय अर्थात वाट जो है इसका सही उत्तर है।
आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि व्यंजक के रूप में जो नियम प्राप्त होता है वो द्वितीय गतिकीय नियम से प्राप्त होता है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल का व्यंजक जो है वो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो द्वितीय गतिकीय नियम से प्राप्त होता है। आते हैं 39वें प्रश्न की ओर। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिजली उत्पादन के लिए एक यंत्र का उपयोग हम लोग करते हैं जिसे डायनमो कहते हैं। तो डायनमो को जैसे ही आप उपयोग में लाइएगा तो क्या करेगा, एक यंत्र जो है वो बिजली उत्पादित करेगा। तो ऐसे में इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही उत्तर हो गया, एक यंत्र के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। जब हम मोटर की बात करेंगे तो जो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एक मोटर को बिजली कनेक्शन देते हैं तो वो चलने लगता है, यानी विद्युत प्राप्त करके यंत्र काम करता है। तो यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा होगा, जबकि डायनमो पूछा जाएगा तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, न्यूट्रोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर यंत्र का जो है उदाहरण दिया जा रहा है। जब दूध में इस मीटर को डाला जाता है तो यह ऊपर तैरने लगता है और तैरने के दौरान ही वह दूध के घनत्व को बताता है, जिससे पता चलता है कि दूध की शुद्धता कितनी अधिक है। तो यानी दूध के आपेक्षिक घनत्व एवं शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 41वें प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के घटक होते हैं, एक जैविक तथा अजैविक। तो जैविक के अंतर्गत वैसे आते हैं जो जीवित हैं, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य आदि, और अजैविक घटक के अंतर्गत वो आते हैं जो जीवित नहीं है। तो ऐसे में यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजैविक घटक कौन नहीं है। तो यानी जीव जो होंगे वो अजैविक घटक नहीं होंगे, बल्कि प्रकाश, जल और मिट्टी अजैविक घटक होंगे। तो आइए देखते हैं इसके सही उत्तर को। इसका सही उत्तर जो है वो है जीव। जीव एक अजैविक घटक नहीं बल्कि जैविक घटक है। सबसे पहले इसको समझिए। जैविक अर्थात बायोटिक। बायोटिक में प्लांट्स, एनिमल और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। अजैविक घटक में वायु, हवा, पानी और मिट्टी जैसे अजैविक घटक को शामिल किया जाता है। ये दोनों घटकों के मिलने से ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? ऑप्शन है, टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपीन होता है, पपीते के पीले रंग का कारण सेलेनिन होता है, सेब के लाल रंग का कारण एंथेसाइनिन होता है और लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन होता है। इसका जो सही उत्तर है वो है, पपीते के पीले रंग का कारण सेलेनिन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कौन नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि पपीते का जो पीलापन होता है वो यह मूल रूप से कैरोटीन के कारण होता है। पपीते का वनस्पतीय नाम कैरिका पपाया होता है और इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण इसे विटामिन ए का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, बिंबाणु, प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोथ्रोम्बिन है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड का पार्ट नहीं होता है। यह एक प्रकार का प्लाज्मा होता है जो कि रक्त को जमने में उपयोग में आता है। बाकी इसके सभी जो है वो रक्त के पार्ट होते हैं। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन जो है 1930 से लेकर के 1932 के बीच में किया गया और कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, जिसमें पूछा जा रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रथम जो आयोजन का दिनांक है वो कब है। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सितंबर में हुआ था। ये 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज आंदोलन की सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और गोलमेज सम्मेलन में इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से जो है इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि यह सांप्रदायिक समस्याओं के कारण जो है यह असफल रहा था। इसको याद कर लीजिए कि नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 7 सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 के बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ
और तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1932 में आयोजित हुआ था। आते हैं 44वें के बाद 45वें प्रश्न की ओर। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? आपको पता होगा कि जब 1942 की क्रांति शुरू हुई थी तो उस दौरान जितने भी भारत के प्रमुख और प्रसिद्ध नेता थे उन्हें गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया था। उसी दौरान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। ये कई बार प्रश्न के रूप में पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था, जबकि वहीं गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में जो है कैद किया गया था। यह भी कई बार प्रश्न के रूप में पूछा गया है। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो आपको पता होगा कि 1940 में सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, जो कि गांधी जी के पहलों में शामिल है और उन्होंने इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया था। इस दौरान सबसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे वो विनोबा भावे बने थे, और जबकि दूसरे जो सत्याग्रही बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो इसका सही उत्तर आप आसानी से चुन सकते हैं, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव की पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की, और इस दौरान प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने थे। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो आपको सबसे पहले जान लेना है कि मित्र मेला जो है एक गुप्त संस्था थी, और इस गुप्त संस्था की शुरुआत जो है वो बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने मित्र मेला नामक एक संगठन का निर्माण किया था। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। इसकी स्थापना उन्होंने 1899 ईस्वी में की, जो आगे चल करके अभिनव भारत नामक एक संगठन के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो यहाँ से दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिए और बीडी सावरकर जी का नाम याद कर लीजिए। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो आपको पता होगा कि जो कंपनी अधिक पूंजी शेयर वाले होते हैं वो महारत्न, उससे कम वाले नवरत्न और उससे कम वाले मिनी रत्नों के सूची में शामिल किए जाते हैं। तो वर्तमान में अगर बात करें महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनियों की संख्या का, तो इसका सही उत्तर है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 एवं नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। इसमें आपको जो ये फिगर दिखाई दे रहे हैं ये महारत्न कंपनियों के हैं। आप इसे निश्चित रूप से नोट डाउन कर लें। यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न नहीं है, तो वैसे में आपको नाम याद होना चाहिए कि सेल, एचपी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, भेल, गेल, इसके अलावा कोल इंडिया, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां महारत्न की श्रेणी में आती हैं। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तित होता है। प्रोटीन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोन में परिवर्तित होता है, मंड ग्लूकोज में, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो परिवर्तित होता है इसका सही उत्तर है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में जो है परिवर्तित हो जाता है। ये एक बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में जो है परिवर्तित होता है। ये ग्लाइकोलिसिस का जो है एक प्रमुख उदाहरण है। आते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? ब्रायोफाइट, शैवाल, टेरिडोफाइट और अनावृत बीजी। ये कौन से ऐसे पादप है जो जल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है शैवाल। शैवाल मुख्यतः जलीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ये ग्रीन ग्रीन जो घास आप देखते हैं पानी पर, ये वास्तव में शैवाल होते हैं और एक प्रकार का जो है ये पादप होते हैं। तो पादप जगत में शैवाल जलीय पादप के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यतः एक कोशीय होते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक कोशीय से अधिक भी होते हैं। शैवाल अपने भोजन को जो है स्टार्च के रूप में संचयित करता है, और इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शैवाल। अब ये कैसा लगा आपको सीरीज, ये ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ताकि हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा सकें, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको अच्छा लगा है और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।